डान्स ड्रामा सिंगिंग धमाल विसराल तुम्ही टेन्शन खुशाल ज्ञान माहिती मनोरंजनासन कलेचे इंद्रधनुष्य नवरंग घेऊया दिग्गजांच्या गप्पा गोष्टींचा आनंद RRCचा कलारंग। विविध कलांनी रंगलेल्या व्यक्तिमत्वांचे इंद्रधनुष्य नवरंग RRCची मालिका कलारंग। कलारंगच्या या भागात मी वैशाली आपणा सर्वांचे स्वागत करते। आज या सदरात आपण एका डायनॅमिक पर्सनॅलिटी सोबत चर्चा करणार आहोत। डॉक्टर अर्चना गुप्ता भट मॅम ह्या आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। त्यांनी कला क्रीडा या क्षेत्रामध्ये भरपूर असं योगदान दिलं आहे। क्रीडा क्षेत्रात त्या स्वतः कराटे ब्लॅक बेल्ट प्राप्त केलेल्या क्रीडापटू आहेत, तर कला क्षेत्रात भारतीय शास्त्रीय नृत्यात त्या नृत्य विशारद आहेत व भारतीय स्तरावर त्या बॉक्सिंगच्या क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धेच्या ठिकाणी डॉक्टर म्हणून आणि जज म्हणून कोच म्हणून सुद्धा त्या कार्य करीत आहेत। तसेच भारतीय स्तरावर त्या नॅशनल बॉक्सिंग फेडरेशनच्या मेडिकल कमिशनच्या सदस्य सुद्धा आहेत। तद्वतच फिजिक्स या विषयामध्ये त्या संपूर्ण विद्यापीठात टॉपर राहिलेल्या आहेत। असो विविध क्षेत्रात मुसाफिरी करणारं हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व आज आपल्यासोबत आहे, तर चला त्यांच्याशी बातचीत करूयात। नमस्ते मॅडम। नमस्ते। माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की आपण कराटे शिकण्याकडे कसे वळलात? खरं तर सांगू, हा प्रश्न तर कधी माझ्या माइंडमध्ये पण नाही आला की मी कोणत्या फील्डमध्ये कशी वळली। पण सुरुवात करायची असली तर मला एवढं आठवते की आधी मी डान्स शिकायची, कारण की मला लहानपणापासून डान्स हा खूप आवडायचा। तर माझे बहीण भाऊ होते, त्यांना मी कराटे शिकवण्यासाठी घेऊन जात होती, त्यांना ड्रॉप करत होती क्लासमध्ये। आणि माझा असं होता की माझा क्लासचा वेळ आणि त्यांचा कराटेचा क्लासचा वेळ हा सेम असायचा। तर जेव्हा मी माझा डान्स क्लास संपवायची तेव्हा मला टाइम भेटायचा, मग मी त्याच्यानंतर त्यांना घ्यायला जायची। मग मी त्यांना बघून बघून काहीतरी जे कुछ काते रहते उसमें मैं थोड़ा यहाँ बोलना चाहूँगी कि मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मराठी इंक्लूड करूँगी। तो मैं सब जाती थी उन लोगों को लेने के लिए, तेव्हा अरुण सर म्हणून होते आमचे ते, तर त्यांना मी बघून बघून काही काही करायची। मग त्यांनी सांगितलं तू कराटे का नाही करत? तर मला वाटलं की भाई मी डान्सर आहे, मी कराटे कशी करू? त्यांनी म्हटलं की तू करू शकते। मग मलाच नाही माहिती पडलं की मी कराटे करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून मग मी कराटेला फक्त असाच वेळ होता म्हणून इन्क्लूड झाली। आणि मग डान्स झाल्यावर मी तिथे जाऊन कराटे करणं सुरू केलं। मग तेव्हा एक प्रवास सुरू झाला आणि तिथे ब्लॅक बेल्ट पर्यंत पोहोचली आणि ते खूप लांब प्रवास जात गेलं। म्हणजे आपण जर दुसऱ्याला आपल्या मनात जर आवड असली काही शिकण्याची, तर आपण दुसऱ्यासोबत जरी गेलो तरी ती गोष्ट आपण अवगत करू शकतो, हे यातून दिसतंय। तुमचा बॉक्सिंग शिकण्यापासून ते नॅशनल लेवलला परीक्षक म्हणून जाण्याचा प्रवास कसा सुरू झाला? असं आहे, प्रवास सुरू झाला म्हणजे मलाही नाही माहीत की माझा जीवनाचा प्रवास कुठे सुरू झाली आणि कुठं टर्न होत गेलं। असं झालं की मी फक्त चालत गेली आणि फील्ड्स ॲड ऑन होत चालले। म्हणजे स्टार्टिंग करने के लिए अगर मैं बोलूँगी तर मी तेव्हा कराटे शिकत होती, म्हणजे आम्ही तिघे भाऊ बहीण कराटे शिकत होते त्यावेळी। तेव्हा सर आले बॉक्सिंगचे, त्यांनी आम्हाला म्हटलं की चला बा तुम्ही, म्हणजे तेव्हा बॉक्सिंग फर्स्ट टाइम इन्क्लूड झाली होती। तेव्हापासून आज बॉक्सिंगचा जे लेवल है एकदम एकदम खूप मोटा डिफरेंस है। ये मैं बताना चाहूँगी कि मतलब उस टाइम पे जो हम कराटे करते थे तो फिर हम लोग फर्स्ट 3 बॉक्सर्स करके हम लोग बाकी लोग इंक्लूड हुए थे। हम तीनों भाई बहनों का बॉक्सिंग में फिर इंक्लूड किया कि उन्होंने बोला चलो कराटे करते हैं, तो कराटे प्लेयर्स को बॉक्सिंग में इंक्लूड किया। तो वहाँ से फिर हमारा बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ। वेट झाली, मतलब समय चलता गया, मैं बॉक्सिंग करती गई। फिर थोड़ा मी मेडिकल म्हणजे सायन्स करत होती, नंतर माझा BHMSचा प्रवास झाला, डॉक्टर बनण्याची सुरुवात झाली। तर मला वेळ नाही भेटायचा बॉक्सिंग करायसाठी। मग सरांनी मला सांगितलं कि तू बॉक्सिंग नहीं मतलब कंटिन्यू अगर नहीं कर सकती है तो म्हणजे परीक्षेची एग्जाम देऊन पहा। मग मी सहजासहजी म्हटलं की चला बा ओके ठीक आहे,
परीक्षेचे एक्झाम देऊ, काय झालं, जास्त जास्त काय होणार आहे. मला तर माहीत होतं की मला नाही माहीत की फेल व्हायचं आणि पास व्हायचा, हे कधी मी विचार केलंच नाही. फक्त एक्झाम दिली कारण मला खूप हौस होती काहीतरी करायची आणि त्यात एक मतलब एक मुकाम पर पहुंचने की. तो मग परीक्षक से एग्ज़ाम दिली आणि त्यात तेव्हाही नागपुर में एग्ज़ाम हुई थी आणि त्यातही मी टॉप केला. उस मतलब जो जजेस की एग्ज़ाम हुई थी दैट टाइम, तो उस टाइम पे भी मैंने टॉप किया था. तो विदर्भ में मतलब लेडी बोल के फिर मेरा परीक्षक बोल के पहला चयन हुआ. तो ऐसा मेरा प्रवास बॉक्सर करके परीक्षक तक का स्टार्ट हुआ. एकंदरीतच मॅडमचा प्रवास हा खूप प्रशंसनीय असा आहे. आपण नॅशनल लेवलला बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी जज परीक्षक म्हणून असता. नवीन पिढी फार ताकदीने पुढे येत आहे. त्यांना आणखी सुविधा मिळाल्या तर निश्चितच यापेक्षा ते चांगले यश मिळवू शकतात. याबद्दल आपलं मत काय? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. मैं नई पीढ़ी को यहाँ ये बताना चाहूँगी कि चैलेंजेस, चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं. उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखना और उसको अपने स्टडी के करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोल के, या वो स्पोर्ट्स हो या वो डांस हो या फिर कोई भी फील्ड हो, अगर वो एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो दे कैन डू. आज ऐसा पीढ़ी हो गई है कि लाइक अगर हम 10th में 12th में जाते हैं तो बच्चे और पेरेंट्स का सबसे पहला एक मत होता है कि भाई 10th है 12th है भाई सब बंद कर दे. तो मैं उनको एक ही कहना चाहूँगी कि देखो, बॉक्सिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को अगर आप कर रहे हो तो आप 100% श्योरली आप एक अलग स्टैंड बनाते हो. आपको लोग पहचानते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आप अगर सिर्फ एजुकेशन में या अपने स्टडीज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो तो फिर आपका उतना पर्सनालिटी का टोटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना आप अदर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स है, डांस है, कोई भी कला है, जो भी आपका मतलब फेवरेट फील्ड है या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप उसमें लोगे तो आपको शॉर्ट एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी. आपका पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होएगा. रही बात बॉक्सिंग की, अगर बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है या आपको चांसेस मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और मिलते ही है. आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बॉक्सिंग ये खेल है. आज अकोला में उसने जितना मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ राज्य तक सीमित ना रहते हुए नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल में भी, आज इंडिया बोल दो, राज्य में महाराष्ट्र बोल दो, तो आज बॉक्सिंग में उसका फर्स्ट प्लेस स्टैंड आता है, जिसका श्रेय यहाँ के कोचेस जो श्री भट्ट सर है उनको मैं देना चाहूँगी. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ना तो सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह देखा, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट में गाइड किया कि भाई आप पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी करो. इसलिए मैं बोलूँगी की अगर आपको सुविधा मिल रही आहे स्पोर्ट्स के साथ में, तुम्हाला जर काही सुविधा मिळत असेल, चांगली सुविधा मिळते आहे, त्याचा तुम्ही लाभ घ्यावा. आणि स्पोर्ट्स म्हणजे आज तुम्हाला हमखास एज्युकेशनमध्ये 10th आणि 12th में त्याचा कोटा असते, त्याच्यामुळे तुमचा ग्रेस मार्क्स वाढतात. इवन आज कला क्षेत्रात पण स्पोर्ट्समध्ये डान्स इन्क्लूड झाला आहे. निश्चितच तुम्ही डान्स किंवा स्पोर्ट्स अगर करत असाल तर तुम्हाला संधी भेटते, तर तुम्ही पुढे जा आणि त्या संधीचा लाभ घ्या. निश्चितच आपल्याला जर एखाद्या खेळाची किंवा कलेची आवड असेल तर ती आपण अभ्यासासोबत जरूर जोपासावी. बॉक्सिंग, कराटे आणि शास्त्रीय नृत्य हे समीकरण कसं काय जोडलं? आपण क्लासिकल डान्सकडे कशा वळलात? हा चांगला खूप प्रश्न आहे. अगर ये क्वेश्चन मैं भी अगर सोचती हूँ तो वो समीकरण डांस का, बॉक्सिंग का, मेडिकल का कैसे हुआ ये मैं भी नहीं जान पाई. सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि सबसे पहला जो इस समीकरण में पहला पार्ट था वो था मेरा नृत्य. बचपन से ही मुझे डांसर बनने का एक क्रेज़ बोल दो, पैशन बोल दो, लाइफ बोल दो, करियर बोल दो, सब था. एग्जाम्पल में मैं अगर रास्ते में भी चलती थी ना, अगर मुझे बैक में याद आता है तो मैं मेरी मदर के साथ में चलने जाती थी, पैदल चलती थी. तो हम लोग जब बच्चे थे तो बस ऐसी करके करना चालू कर देती. तो मेरी मम्मी बोलती ठीक से चल, हाँ ठीक है. फिर मैं अपना सीधे से चलती. फिर वो डांस इंस्टिंक्ट इतना था अंदर कि वो समझ में ही नहीं आता था. फिर मैं ऐसे ही चलती थी. तो मुझे ऐसा याद आता, मेरी मम्मा ने ज़ोर से सिर पे दिया और मैं नीचे गिर गई. वो इंजरी हो गई. बोले अब तुझे याद रहेगा कि रास्ते से चलते चलते डांस नहीं करना. बट मेरी मदर ये भूल गई कि डांसर के दिल में इतना भर जाता है, दिमाग में, आत्मा में इतना भर जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो इंस्टिंक्ट है, कि पैशन है, कि उनका करियर है. ये मेरे समीकरण का एक पार्ट हुआ. जैसे डांस के लिए, नृत्य के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि नृत्य ये
बचपन का मेरा पहला प्यार है और उस प्यार के लिए मेरा दिल हर बार यही कहता है कि तू नृत्य कर, लेकिन मैं ये कहती हूँ डांस मेरा पहला प्यार है, कहता दिल बार बार है, एड़ियाँ मेरी दुखती तो है बट दिल कहता है बार बार कर, बार बार कर। क्या बात उसी में मुझे मज़ा आता है। ये मेरा नृत्य हुआ। उसके बाद में फिर जब नृत्य से रिलेटेड मैं आगे आगे जाती गई, क्लासेस में कराटे क्लास में मेरी बहनों को छोड़ने गई, भाई को छोड़ने गई, उसके साथ में फिर मेरा कराटे ऐड ऑन हुआ। ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे ऐड ऑन करना है, वो ऐड होते गए, ज़िंदगी में चीज़ें ऐड ऑन होते जाती। तो फिर बस कराटे में दूर से करने लग गई। पहले से इंस्टिंक्ट था कि कुछ तो भी कर गुजरना है, बस ऐड ऑन करना है, ज़िंदगी में आगे 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 बढ़ना है। ये मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, बस ऐड कर रही हूँ और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे मेरा कराटे ऐड ऑन हो गया। कराटे के बाद में जैसे 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 कराटे में आगे गई, उसमें भी एक लंबा मुकाम हासिल कर दिया। फिर बॉक्सिंग में कन्वर्ट हुई। बॉक्सिंग में जैसे कन्वर्ट हुई, बॉक्सर बनी, थोड़ा बहुत खेलना चालू किया। फिर समय मैं डॉक्टर बन गई, फिर समय का थोड़ा सा कमी महसूस हुई, तो बॉक्सिंग को उतना मैं योगदान नहीं दे पाई। तो मुझे सर ने बोला कि भाई इसी बहाने तू परीक्षा के एग्ज़ाम दे दे। तो फिर बॉक्सिंग से जुड़े रहने का एक बहाना मिल गया मुझे, तो मैंने परीक्षा की एग्ज़ाम दी। उसमें मैं स्टेट लेवल पे क्वालिफाई की, नेशनल में जज बन गई, कब बन गई पता नहीं। नेशनल के बाद में ऑल इंडिया लेवल पे मैंने डॉक्टर की एग्ज़ाम दिया, उसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। आज ऑल इंडिया लेवल पे मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गई। तो ऐसे मतलब डांस, नृत्य, कराटे, बॉक्सिंग का समीकरण बस बन गया। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। आपल्या मनात जर जिज्ञासा असेल तर आपण कला, क्रीडा किंवा अन्य कोणतंही क्षेत्र असो, अगदी एकमेकांपासून भिन्न का असेना, पण आपल्या मनात जर जिज्ञासा असेल, आवड असेल, तर आपण आपल्या कलेला नक्कीच जोपासू शकतो. डॉक्टर सौ अर्चना गुप्ता भट मॅडमच्या काही आठवणी, क्षणचित्र आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. आपण आपल्या प्रेक्षकांना ते दाखवूयात. आपण डॉक्टर सुद्धा आहात. निश्चितच ते मला पण बघण्यास आवडेल. निश्चितच मेहनत आणि जिद्द जर आपल्या अंगी असेल तर आपण यशस्वी होऊ शकतो. हे आपण मॅमच्या क्षणचित्रावरून पाहू शकतो. आपण डॉक्टर सुद्धा आहात. क्रीडा स्पर्धा ठिकाणी आपण वैद्यकीय सेवा दिली आहे. आपला हा अनुभव कसा आहे? कारण बॉक्सिंग या खेळामध्ये मोठ्या प्रमाणात मार बसतो. तर याबद्दल आपलं काय अनुभव आहेत?
हे जे तुम्ही प्रश्न विचारला की खेळामध्ये इंजुरीज विचारला ना तुम्ही, इंजुरीज येतात प्रत्येक स्पोर्ट्समध्ये किंवा कोणतीही फील्ड असो, त्यात इंजुरी किंवा डिसएडव्हान्टेज किंवा बॅकग्राऊंड असतेच. स्पोर्ट्समध्ये इंजुरी असते आणि ही खूप मोठी इंजुरी असते, हा लोकांचा गैरसमज आहे. इथे मी बोलवायला इच्छुक असते की मी वर्ल्ड लेवलला, तुम्ही जेव्हा, मैं हिंदी में बोलूँगी अभी थोड़ा सा, कि जब वर्ल्ड पैनल में हम बॉक्सिंग की कैटेगरी अगर इंजरी वाइज अगर हम देखते हैं तो बॉक्सिंग 20th नंबर पे स्टैंड करता है इंजुरी वाइज. इट मीन्स कि इंजुरीज आर देयर, वहाँ पे इंजुरी है बट कंपैरेटिवली वहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी है, गार्ड भी है, रूल्स भी है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं. उस रूल्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चितच इंजुरी तो होगी बट इंजुरी कंपैरेटिवली कम होगी. और उस इंजुरी को कम करने में या उसको इंजुरी होने के बाद में ट्रीट करने के लिए वी एज अ डॉक्टर्स आर देयर, हम लोग वहाँ पे है बॉक्सर की टोटल सेफ्टी के लिए. तो अगर इंजुरी हो रही है तो वो उसको हम सेफगार्ड कर सकते हैं. और ये जो लोगों का गैर समझ है कि हम स्पोर्ट्स में, कुछ लोगों का, मतलब सब लोगों का नहीं होता है, कि लोगों के एक बैक माइंड में रहता है कि अगर पेरेंट्स नया नया जा रहा है, अपना छोटे बच्चे को लेकर जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को डालूंगा, अगर इंजुरी हो गई उसका फ्यूचर. जैसे लड़कियों में एक गैर समझ होता है, ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं लोग. अगर हम मैरिज के बारे में सोच रहे हैं लड़कियों के, तो पेरेंट्स के दिमाग में आएगा कि लड़कियों को कहीं उनके आगे जाके उनके मैरिज में, उनके करियर में, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा. हमारे पास एग्जांपल है अकुला के, इतने सारे इंटरनेशनल बॉक्सर्स है, नेशनल बॉक्सर्स है, उसमें लड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी बॉक्सर्स हैं. तो इंजुरीज होती है लेकिन अगर हम उनको रूल्स रेगुलेशन और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ में सेफगार्ड करके अगर हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं, वो कोई भी हो, बॉक्सिंग हो या कोई भी स्पोर्ट हो, तो हम लोग उस जो बारिंग है इंजुरी का बार, उसको क्रॉस करके आगे जाके हम हमारे करियर को एक बड़े उच्च आयाम पर पहुंचा सकते हैं. नृत्य या प्रकारात स्पोर्ट्स कॅटेगरीमध्ये आपल्या मार्गदर्शनात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 3 वेळा डान्सचे सिलेक्शन झाले. त्या अनुभवाबद्दल आपण काय सांगाल? अनुभव असा की हे प्रश्न खूप चांगला विचारला तुम्ही, कारण की नेशनल के बाद इंटरनेशनल पैनल पे अगर कोई बच्चा डांस से रिलेटेड हो, मेरा बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर जा रहा है तो निश्चितच ते खूप एक विचित्रच अनुभव असते. एवढा चांगला असते की त्यात वर्ड्स को इंक्लूड करना, इट वुड बी ओनली स्टार्ट. कि अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊंगी कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरे को एक बहुत अच्छा प्राइड लगता है कि एज ए मतलब इंडियन सिटीजन मैं अपने इंडिया को अपने बच्चों के थ्रू अगर इंटरनेशनल पैनल पे रिप्रेजेंट कर पाई. जैसे कि मेरे बच्चे अंटालिया टर्की में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल पैनल पे स्पोर्ट्स डांस एसोसिएशन के तरफ से टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें डांस के लिए मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंडिया में. तो वो दोनों ने 3rd प्लेस हासिल की अपने अपने कैटेगरी में. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट था कि चलो अकोला डिस्ट्रिक्ट लेवल को पार करते हुए स्टेट लेवल को, नेशनल को लेवल को पार करके मेरे बच्चों ने, मैं मेरे थ्रू या अपने टैलेंट के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड किया. सेकेंड टाइम थाईलैंड में हुआ था, फिर दुबई में हुआ था, वहाँ पे भी मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने एक अपना स्टैंड हासिल किया, प्लेस हासिल किया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड रहा कि मैं अपने नेशन को थोड़ा बहुत एक स्टैंड देने के लिए, एक हल्का सा हाथभार देने के लिए सक्षम रहे. निश्चितच कुठलीही आपण गोष्ट केली किंवा आपल्या मुलांनी एखाद्या राज्यस्तरावर किंवा नॅशनल स्तरावर किंवा जागतिक स्तरावर त्याच्या कलेतून किंवा खेळातून नाव रोशन केलं तर ती आपल्या देशासाठी अभिमानास्पद गोष्ट असते. आणि मॅडमनी हे जे कार्य केलं ते नक्कीच अभिमानास्पदच होतं. कराटे, बॉक्सिंग, डान्स क्लास ह्या सगळ्या व्यस्ततेच्या क्षेत्रात कार्य करत असताना घरही तितकंच महत्त्वाचं असतं. मुलांचा सांभाळ करणं महत्त्वाचं असतं. हे आपण कसं साध्य केलं? हा खूप चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला, कारण की हा प्रश्न प्रत्येक स्त्रीच्या मनात किंवा तिला फेस करायचाच असते कि आता मला बाहर काम करायचा है. एज अ वर्किंग वुमन अगर मुझे बाहर काम करना है तो उसके लिए मुझे घर संभालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर घर नहीं संभालूंगी तो मैं बाहर काम नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या कोई भी वर्किंग वुमन नहीं कर पाएगी.
तो उसके लिए मैं हर वर्किंग वुमन को, हर लेडी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक जैसे हमको अगर सुबह 9-10 बजे का शेड्यूल प्लान है कि मुझे बाहर जाना, मेरे लिए है कि मुझे 9-9:30 बजे का कोई वेबिनार है मेडिकल से रिलेटेड, या मुझे कोई कोर्स करने जाना है, या मुझे कोई क्लास लेने जाना है, तो उसके लिए मेरा एक शेड्यूल या किसी भी लेडी का एक शेड्यूल होता है कि मुझे 9-9:30 को अगर निकलना है तो 8:30 तक का मेरा घर का प्लान काम खत्म हो जाना चाहिए। उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उस शेड्यूल में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लेडीज़ होती है, हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई 9 बजे मेरी मीटिंग है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, या जेंट्स को बोल दो, हस्बैंड्स को बोल दो कि नहीं मेरा 9 बजे का मीटिंग है, मुझे जाना है, आप अपने घर का संभालो, बच्चा रो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है, घर में अगर कुछ लगेंगे तो वो मैं आके कर दूंगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं, या वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर बच्चा बीमार है, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को भूख लगी है, तो उनके आने के बाद तक तो नहीं रुकूंगी। अगर मैं चले जाऊंगी, अगर मेरा बच्चा भूखा है या किसी का भी बच्चा भूखा है, तो आने तक तो नहीं रुकेगा। तो उसमें टाइम में मैनेजमेंट ऐसा करती हूँ कि मैं मेरा बच्चा दिन भर जो खाता है उसका एक थोड़ा सा प्लानिंग कर लेती हूँ। अगर मेरे घर में सब्जी बनाना है, अगर वो घर में नहीं है, तो मैं पहली रात को ही प्लान कर लूँगी कि मेरे घर में मुझे ये चीज़ें लानी है, वो अरेंज करके रखनी है, वो मुझे ही करना है, उसके लिए मैं टाइम नहीं देख सकती, तो वो मैं अरेंज करूँगी। सुबह का प्रॉपरली प्लान शेड्यूल करूँगी कि 9 बजे के पहले मेरा पूरा घर का काम हो जाए, जो भी मेरे लैकिंग काम है वो कंप्लीट हो जाए, तभी मैं निकल पाऊँ। इस प्लानिंग में भी बहुत बार हमारा डिस्टर्बेंस होता है या हमारे प्लानिंग फेल हो जाते हैं एज अ वर्किंग वुमन, एज अ लेडी। वो कैसे? लाइक अगर कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बोलूँगी मैं, हम घर से बाहर निकले, जस्ट हमने पैर कदम बाहर निकाला, मेरा 9 बजे का सेमिनार है एग्जाम्पल, मैंने घर से बाहर कदम निकाला 8:45 बजे, बच्चा रोने लग गया, मुझे भूख लगी, मम्मा मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने हस्बैंड को या किसी भी लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ी देर इसको देख लो, मैं जरा जाके आ जाती हूँ। तो उन्होंने अगर कहा कि नहीं वो तुम देखो, मेरा मीटिंग है, मुझे जाना है, तो वो अगर सेक्रीफाइस मुझे करना है, तो वो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, वो हम लेडीज़ को ही करना होता है। तो वो टालने के लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर दिया कि मेरा बच्चे को अगर कुछ भी लग रहा है, प्रॉब्लम है, अगर फैसिलिटीज़ है, तो वो मैं सारे अवेलेबल कर दूंगी और फिर घर से मैं निकल पाऊंगी। इसी तरीके से शेड्यूल प्लान करके, टाइम मैनेज करके, फोकस्ड होके कि घर भी मेरा ही है, काम भी मेरा ही है, इन सबको मैं संभालने का इम्पॉर्टंट रोल प्ले कर सकती हूँ। थैंक यू। मुलींना सुद्धा स्पोर्ट्समध्ये करिअरच्या चांगल्या संधी चालून येत आहेत. हल्लीच्या मुलींनी स्पोर्ट्समध्ये करिअर करण्याच्या दृष्टिकोनातून काय करावे याबद्दल आपण काय सुचवाल? हे खूप चांगला प्रश्न तुम्ही मला विचारला. मुलींना स्पोर्ट्समध्ये जर करिअर घडवायचं आहे, त्याचा दृष्टिकोन म्हणजे असा आहे की मुलींच्या कहीं तो भी बैक माइंड में ऐसा रहता है कि हम लोगों ने इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में करिअर करना की नाही करना, पहिल्यांदा हा प्रश्न येतो. हा प्रश्न पहिल्यांदा तर जेव्हा केव्हा येता, तो हमने अपने आप को एक आंसर देना चाहिए. हमारे सामने एक आइडल करके कोई ना कोई एग्जाम्पल रखना चाहिए. जैसे हल्ली में एक एग्जाम्पल ऐसा रखूंगी कि मैरी कॉम, अगर आप लोगे बॉक्सिंग में, तो मैरी कॉम को भी बहुत संधियाँ मिली. ऐसा नहीं कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, उसको हर चीज़ें मिली गई. उन्होंने भी बहुत मेहनत किया. वो पहले बॉक्सर रही, हर लेवल पे उन्होंने मेडल हासिल किया, उसके बाद में नेशन को रिप्रेजेंट किया. आज हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर आप देखोगे तो मैरी कॉम फर्स्ट प्लेस को ये करती है. तो अगर उनको करियर अगर देखा, ये उनका पैशन था कि बॉक्सिंग उनको करना है, बॉक्सिंग एज ए स्पोर्ट्स उन्होंने चूज किया था. उनको करियर करना है की नाही करना ये उन्होंने डिसाईड नाही किया था. वैसे ही मुलींना पण असते की त्यांनी स्पोर्ट्स स्टार्ट केला, पण त्यात तुम्हाला करियर करायचं आहे की नाही करायचं आहे हे तुम्हाला माहित नाही. पण जर का तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला करियर जर का करायचं असेल तर तुम्हाला चान्सेस खूप आहे. एग्जाम्पल मैरी कॉम आहे, ती खासदार बनली आज. तिने म्हणजे एकेडमी, वहाँ पे बहुत बड़ी एकेडमी है जो नेशन को रिप्रेजेंट करती है. वर्ल्ड पैनल पे आज मैरी कॉम बहुत बड़ा नाम है. तो त्या मुलींसाठी हे खूप मोठं उदाहरण आहे की मुली फक्त स्पोर्ट्स ॲज ए एंटरटेनमेंट किंवा फक्त चेंजसाठी स्टडीज़ का बर्डन कम करने के लिए जाना है, ऐसा नहीं है. करियर के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं. वो उसमें सिर्फ जिद्द रहनी चाहिए, मेहनत रहनी चाहिए. अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मतलब पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है. उसी तरह का अगर वो हौसला रखेंगे तो श्योर शॉट उनको स्पोर्ट्स में करियर मिलेगा ही मिलेगा. नक्कीच कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा ही करावी लागते आणि आत्ताच्या मुली ह्या कशातच मागे नाही आहेत हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे.
प्रेक्षक हो, प्रत्येक व्यक्तीला दिवसात 24 तास हे कामकाजासाठी मिळत असतात. पण मिळालेल्या वेळेला सत्कारणी लावणं व वेगवेगळ्या क्षेत्रात मुसाफिरी करीत यश संपादन करणं आपल्याला वाटतं तितकं सोपं नसतं. यासाठी स्वतःला शिस्त, वळण व वेळेचे बंधन पाळणं व स्वतःचं आरोग्य राखून नुसतं यशाच्या मागे न धावता मेहनत करत राहणं हे फार महत्त्वाचं असतं. हे आज आपल्याला यांच्याशी केलेल्या गप्पांमधनं लक्षात येतं. मॅम, आपण इथे आलात, आमच्या प्रेक्षकांशी हितगुज केलं, त्याबद्दल मी आपले धन्यवाद व्यक्त करते. धन्यवाद. आरआरसी कलारंग ने मुझे स्टेज में आने का मौका दिया, अपने विचार प्रस्तुत करने का एक मौका दिया. उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ. थैंक यू वेरी मच. और अपने मैं गुरुओं का, मेरे हस्बैंड पर्टिकुलरली उनका, मेरी मदर, मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं काम कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, आपके मंच पर आ सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि हम अपने बड़ों के आशीर्वाद से, अपने अपनों के साथ से हम जो कुछ भी करना चाहे, वो डिफ़िकल्टीज़ अगर आती है तो भी उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ सकते हैं और एक समाज में और एक राष्ट्र को एक नया आइडल या एक पिक्चर दे सकते हैं कि लड़कियां भी आज बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तर प्रेक्षक हो, पुन्हा भेटूयात अशाच वेगळ्या व्यक्तिमत्वासोबत, वेगळ्या विषयासह. तोपर्यंत सकारात्मक विचारांना प्राधान्य द्या, आनंदी रहा. धन्यवाद.